वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम साइंस की एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे। उसके अंदर 100 क्वेश्चन हैं और वो सारे के वन लाइनर हैं। तो ऑप्शन वगैरह हैं वो टाइम कंज्यूमिंग थे, तो मैंने उनको रिमूव कर दिया और वो वन लाइनर क्वेश्चन रखें और टाइम सेविंग। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग विच इज़ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है जी? 7 फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल में। तो वो कौन कौन सी है? लेंथ होगी, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो राइट आंसर था इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ पावर। जो पावर है उसकी यूनिट क्या है? पावर की यूनिट है वॉट। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डिवाइड बाई टाइम। ठीक है। अभी वर्क डिवाइड बाई टाइम क्या है? वर्क की यूनिट क्या होगी? जूल। और टाइम की यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट होती है सेकंड। ठीक है। तो पावर की यूनिट होगी वॉट। नेक्स्ट यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या है? फोर्स की ऐसा यूनिट है न्यूटन। ठीक है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सलेरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन। ठीक है जी। तो मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। एक्सलेरेशन की मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, और उसी को न्यूटन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ऐसा यूनिट क्या है वर्क की? जूल होती है। और सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ग होती है। 1 जूल किसके इक्विवेलेंट होता है? 10⁻⁷ अर्ग के इक्विवेलेंट होता है। 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है जी। और अभी इसमें ही पूछ लें कि फोर्स की ऐसा ऐसा यूनिट तो होगी न्यूटन। और फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है? वो होती है डाइन, DYNE, डाइन। और 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी जो होती है, जैसे कि वो कोई भी वेव है, वो कितनी फ्रीक्वेंट है। ठीक है। तो रिपीटेशन है, मतलब या तो यहाँ से और यहाँ तक देखना आपको, फर्स्ट पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट तक देखो, या क्रस्ट से क्रस्ट का देखो, या ट्रफ से इस ट्रफ से इस ट्रफ का देखो। ठीक है। कितनी देर बाद वो चीज़ अपने आप को रिपीट कर रही है, उस पैटर्न को रिपीट कर रही है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई टाइम पीरियड। ठीक है। ठीक है। उसी को उसकी यूनिट क्या है? हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होगी हर्ट्ज। और ह्यूमन बीइंग किस फ्रीक्वेंसी की वो इसको सुन पाता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है। उससे ना, उससे 20 हर्ट्ज से नीचे की सुन सकता, ना 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की सुन सकता। नेक्स्ट है ओम मीटर किसकी यूनिट है? वो है रजिस्टिविटी की यूनिट है। रजिस्टिविटी क्या होता है? रो एल बाई ए, जो फॉर्मूला होता है ना, रो एल बाई ए इजिकल टू रजिस्टेंस। ठीक है। अभी रो क्या है? रो है रजिस्टिविटी। तो ए ऊपर चला गया एरिया, नीचे लेंथ आ गई, तो फॉर्मूला क्या बना रो का? रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइड बाई एल। ठीक है। आर क्या है? रेजिस्टेंस। ए क्या है? एरिया। एल क्या है? लेंथ होगी। तो रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वेयर, नीचे भी मीटर, तो मीटर से मीटर स्क्वेयर का 2 कट गया, ऊपर मीटर बचा, तो यूनिट क्या आई? ओम मीटर। ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आई? ओम मीटर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अच्छा है कि व्हाट इज लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? सब सोचेंगे ईयर दे रखा है तो टाइम की यूनिट होगी। ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक है, 6th की एनसीईआरटी से स्टार्ट करके हर जगह आती है ये। तो लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो हमें कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर करना है, किसी कॉस्मिक जोन के अंदर अगर डिस्टेंस मेजर करना होता है, तो हम उसको लाइट ईयर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। और उसका पर्पज़ क्या है जी? क्योंकि लाइट ईयर, एक लाइट को एक ईयर में कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? ठीक है। वो लाइट ईयर है। ठीक है। और जी उसको कितना होता है? वो 9.46, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है। ये होता है लाइट ईयर की यूनिट। तो मीटर है तो मतलब क्या है? डिस्टेंस को देखा जा रहा है। अब कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सन से
अर्थ तक लाइट आने के लिए कितना टाइम लग जाता है, ठीक है। तो जी वो टाइम लगता है 8 मिनट लगता है, 8 मिनट लगता है और कुछ सेकंड होती है, ठीक है। ट्रैवलिंग में टाइम इतना लगता है। नेक्स्ट 8th को नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। तो क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट है जो, वो ऑलवेज सेम होती है हर मीडियम में। क्या है कि जैसे वैक्यूम है, सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम है या कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, उसके अंदर से भी लाइट ट्रेवल करके आ रही है और स्पीड उसकी कांस्टेंट रह रही है, इसलिए हम हर डिस्टेंस को, कॉस्मिक डिस्टेंस को लाइट ईयर में लेते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, ए पारसेक यूनिट ऑफ डिस्टेंस। पारसेक क्या है, डिस्टेंस की यूनिट है, यूज टू मेजर, मैं इसका करता हूँ, यूज टू मेजर द डिस्टेंस रिलेटेड टू द स्टार इन द स्काई इज इक्वल टू 1 पारसेक यूनिट पूछ रखी इसने, क्या है 3.25 लाइट ईयर। तो ये जो 9.46 मल्टीप्लाई बाई 10⁻15 मीटर था, इसको 3.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना क्या होता है, एक पारसेक होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर वही है कि पारसेक यूनिट क्या है ना, पारसेक किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। 11th नंबर क्वेश्चन, ए नैनोमीटर इज इक्वल टू, 11 पे पहुंचे कहाँ पहुंच गए, हाँ 11 पे, विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई 0.39 टू कन्वर्ट इट इनटू इंचेस, ठीक है। तो किस यूनिट को, मेजरमेंट यूनिट को 0.39 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या है, इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो है सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा फैक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन दी हाइट ऑफ ए पर्सन वो इज 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर। तो 6 फीट हो गया, कितने, 6 फीट जो हो गया उसके अंदर जी कितने मीटर हो गए, तो 6 फीट में जी 30.5, ठीक है, 30.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ नैनोमीटर हो गई, नैनोमीटर में पूछ रखा है, ठीक है। और 1 फीट हो गई, 1 फीट 30.5 इंटू 10⁻⁵, 10⁻⁷ नैनोमीटर के इक्वलेंट है। और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 फीट से, तो क्या आ गया, 183 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷, ठीक है। कुछ नहीं था इसके अंदर, ये सबको पता ही होता है कि वो 183 सेंटीमीटर के आसपास होता है, ठीक है। 183 सेंटीमीटर को आपको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, बस वैसे ही एक बनाने के लिए क्वेश्चन बना दिया ये भी क्या है, नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर। नैनोमीटर एक्चुअल में क्या होता है, 10⁻⁹मीटर, ठीक है। अब मीटर से को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ गया, 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर इज यूनिट ऑफ, एम्पियर किस यूनिट होती है, वो है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है। मेगावाट इज मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज जनरेटेड, मतलब किसी सिस्टम में कितनी पावर जनरेट हुई है उसको किस में कन्वर्ट, किस में देखेंगे, मेगावाट में। पावर की यूनिट क्या बताई थी, वोट, ठीक है। मेगावाट, मेगा कितना होता है, 10⁻⁶ वोट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, हाउ मैनी वोट्स आर देयर इन हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में 746 वोट होते हैं, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वोट, ठीक है। नेक्स्ट, जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे पास्कल इज रिलेटेड टू, मतलब जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की, और पास्कल किसकी यूनिट है, प्रेशर की। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन किसके इक्वल होता है, 1/1000 mm या 10⁻³ mm, ठीक है। आपने माइक्रोमीटर वगैरह सुना होगा, ठीक है, तो उसकी लिस्ट काउंट क्या होती है, 1 माइक्रोन, मतलब वो 0.0.001 तक मेजर कर देता है माइक्रोमीटर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी को ही क्वेश्चन को उसने पूछ लिया कि सेंटीमीटर में कितनी होगी, बेसिक क्वेश्चन कुछ नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट, ठीक है। हीट की कोई यूनिट वगैरह दे रखी होंगी, उनमें से पूछ रखा है, तो सबको पता था वाट किसकी यूनिट है, पावर की। 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर हुआ,
1000 मीटर के। 1 पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम्स। 1 पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम्स। ठीक है जी। पास्कल इज यूनिट ऑफ, ये कई बार रिपीट हो चुके हैं। पास्कल किस यूनिट है? प्रेशर की। नेक्स्ट है व्हाट इज यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसको प्रेशर किस में मेजर करते हैं? बार में। ठीक है, बार में। वैसे प्रेशर यूनिट क्या होती है? पास्कल है। और एटमॉस्फेयर प्रेशर किस में मेजर करते हैं? बार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम डिवाइड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार। अब प्रेशर यूनिट, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स डिवाइड बाई एरिया। मतलब एक यूनिट एरिया के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, एयर एयर कितना फोर्स लगा रही है। जैसे कोई कंटेनर है, ये एरिया, इसका ऊपर वाला ये एरिया हुआ कुछ भी, ठीक है, रेक्टेंगल शेप में, इसके ऊपर एयर कितना प्रेशर लगा रही है, यूनिट एरिया के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रेशर। 26 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट। अब स्ट्रेन है, स्ट्रेन की यूनिट क्यों नहीं होती है? ये यूनिट लेस की होती है। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। स्ट्रेन एक्चुअल में होता क्या, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कोई भी रोड वगैरह ले रखी है आपने, ठीक है, इस पे हैमरिंग करी आपने या पुलिंग करी, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपने लोड लगा दिया पी। तो इसके अंदर जो इसका इलोंगेशन हुआ, मतलब ये कितनी लंबी हुई इस साइड आके, कुछ लंबी हो जाएगी ना रोड। ये एक्चुअल लेंथ थी इतनी लंबी, यहाँ तक की एक्चुअल लेंथ थी ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की एक्चुअल लेंथ थी। और ये इतनी एक्सटेंड हुई जो आगे, ये है चेंज इन लेंथ, डेल एल। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन लेंथ डेल एल डिवाइड बाई एल। तो ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, तो मीटर डिवाइड बाई मीटर इज नथिंग, जस्ट यूनिट लेस। इससे ये कट गया, तो स्ट्रेन इज यूनिट लेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो बैरल होता है ऑयल का, जिसके अंदर वो फिल होकर आता है सऊदी वगैरह से या जहाँ से भी आ रहा है, तो वो 159 लीटर के इक्वलेंट होता है। ठीक है। आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि ब्रेंट क्रूड ऑयल है, उसका प्राइस चेंज हो गया। ठीक है। तो वो क्या है? बैरल के अकॉर्डिंग आ रहा है, एक बैरल में कितना आता है? 159 लीटर। तो लेंथ की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? फर्मीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेजर इन क्यूसेक। तो आपने सुना होगा कि जो कैनाल वगैरह है उसकी कैपेसिटी कितनी है। जैसे आप लगा लो कि 10⁵ क्यूसेक है। ठीक है। किसी भी कैनाल की या बड़ी बड़ी इरिगेशन पर वो जो भी है सिंचाई परियोजना होती हैं, ठीक है, डैम वगैरह है, उसकी कैपेसिटी वगैरह क्यूसेक में दिखाई जाती है। क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब क्यूसेक क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। जो एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर होती है, जो हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है, यूवी रेडिएशन से बचाती है, उसकी यूनिट क्या है? उसको मेजर करते हैं डॉप्शन में। एटमॉस्फेयर होता है हमारा जी, उसकी लेयर कौन कौन सी होती है मैं बताता हूँ। ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे वाली, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर। ठीक है। उससे ऊपर एक्सोस्फेयर, एक यूनिट और होगी, इससे ऊपर एक्सोस्फेयर की यूनिट होगी। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे वाली, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर, फिर है एक्सोस्फेयर। ठीक है जी। तो ओजोन लेयर किसमें? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। स्ट्रेटोस्फेयर वाली जो सेकंड लेयर होती है उसके अंदर ओजोन लेयर होती है। जो सनलाइट आ रही है उसमें क्या होती है? यूवी यूवी रेज होती है, और उस यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर उसको। और उसकी विड्थ को किसमें नापते हैं? डॉप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन ओशन। ठीक है। ओशन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड है, जैसे कि ये क्या है? ये ओशन मानो आप। ठीक है, ये वाटर है, इसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऊपर से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसका। ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक वेव डाली जाएंगी ऊपर से। ठीक है। यहाँ से किसी ने अल्ट्रासोनिक वेव डाली इस साइड से, या ऊपर से किसी ने डाली, एंगल पे डालो, कैसे भी डालो, डाली यहाँ पे,
इससे टच हुई वो और रिफ्लेक्ट हुई वापस। वापस यहाँ कितनी देर में पहुँची है, जहाँ से रिलीज हुई थी वहाँ कितनी देर में पहुँच गई, उस टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे और पता लगेगा कि वहाँ पे कोई चीज़ डूबी हुई है और वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। यही प्रिंसिपल किस में काम करता है, जो बैट वगैरह होते हैं, चमगादड़ वगैरह होते हैं ना, वो भी डिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सोनार वी यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है जी, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है अल्ट्रासोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द apparatus यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। दो, जो साउंड की इंटेंसिटी होती है उसको मेजर करने के लिए क्या यूज होता है, ऑडियोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाई एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या है, जो विंड चलती है, हवा चलती है, वो कितना फोर्स एग्जर्ट कर रही है, कितना फोर्स लगा रही है किसी चीज़ के ऊपर, उसको एनीमोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोमीटर इज यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। ठीक है, आप कोई भी टेम्परेचर है वो टोटल रेडिएशन से मेजर करा जाता है। जैसे सन वगैरह है, सन का टेम्परेचर आप कैसे मेजर करोगे, थर्मामीटर थोड़ी लेके जाओगे। उसके लिए क्या है, एक टोटल रेडिएशन नाम का कोई इंस्ट्रूमेंट होता है और उससे मेजर करते हैं। और पायरोमीटर भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हाई टेम्परेचर मेजर करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट 36 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर इज नोन एज पायरोमीटर। तो रेडिएशन थर्मामीटर होता है उसको क्या बोलते हैं, पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्मामीटर विच यूज टू मेजर 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। ठीक है, टोटल से किसी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये सन लगाओ, कोई भी ऑब्जेक्ट का सन ही मानो आप इसको, ये कितनी रेडिएशन रिफ्लेक्ट, कितनी रेडिएशन ये इमिट कर रहा है, इसने कितनी रेडिएशन इमिट करी, टोटल रेडिएशन। फिर उससे एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर जोन डिसाइड होगा। अगर उस जोन के अंदर वो जैन रेड है, ब्लू है, कई जोन आते हैं, उससे क्या है, उसका टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। अगर वो रेड में आ रहा है, बहुत ज़्यादा रेड में आ रहा है, तो एक लिमिट है कि ये अगर ब्लू है यहाँ पे, तो टेम्परेचर ये मान 2000 के आसपास है। अगर वो थोड़ा सा ब्लू के अंदर जा रहा है तो टेम्परेचर आप और ज़्यादा मान लो, ऐसे करता करता टेम्परेचर और ज़्यादा मान लो। ठीक है, तो वो क्या है, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलियोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग। ये किसके मेजर के लिए मेजर करते हैं, सोलर रेडिएशन। जहाँ हेलियो हेलियो लिखा हुआ है ना, हेलियो किसका है, सनलाइट से रिलेटेड होता है। ठीक है, हेलियोमीटर जहाँ भी आ गया वो सोलर रेडिएशन मेजर करता है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर। मैनोमीटर ये बहुत ही सिंपल है, जो गैस का प्रेशर है उसको मेजर करने का काम आता है। आपने एक इस टाइप की शेप, यू शेप की वो देखी होगी, यू शेप की होती है मैनोमीटर। तो ये क्या है, रिलेटिवली मेजर करता है प्रेशर को। ठीक है जी। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, द लिक्विड यूज्ड इन द सिंपल बैरोमीटर। जो बैरोमीटर क्या होता है, प्रेशर मेजर करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए, उसके अंदर लिक्विड कौन सा होता है, मरकरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर से डेंसिटी मेजर करते हैं मिल्क की। और मिल्क के अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टोबैसिलस, उसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया जो दही जमाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, किसी भी एनवायरनमेंट में कितना वाटर है, ठीक है, किसी भी एयर के अंदर कितनी कितना मॉइस्चर है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, और किस में मेजर कर दिया तो हाइग्रोमीटर में। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी। आपने दो से सुनी होंगी, ई ई जी, एक होता है ई सी जी। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रो एन्सीफेलोग्राम। ये क्या है, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। कार्डियो जहाँ होगा वो किसको मेजर करेगा या किसको मैपिंग वगैरह करेगा, वो करेगा मैपिंग हार्ट की। ठीक है,
जो अपना हृदय होता है उसकी मैपिंग करता है, दिल की। और ये ईईजी, ये होता है एनसीफेलोग्राम, ये किसकी करता है, ब्रेन की। और मैकेनिज्म इसका क्या होता है, ईसीजी का, ईईजी का, दोनों का मैकेनिज्म वही साउंड वाला है, अल्ट्रासोनिक वेव वाला। ठीक है, वेव से ही मैपिंग कर रहे हो। कहीं पे भी आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी स्टोन वगैरह है, वो कैसे पता लगेगा, वो भी अल्ट्रासाउंड से पता लगता है ना, कि उसका साइज क्या है, वो सब पता लग जाता है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, द नेम ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, स्पिग्मो फाइनो स्पिग्मो सिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, जो आपने डॉक्टर के पास देखा होगा। ठीक है, जो हाथ के बैंड लगा के और वो चेक करता है, स्फिग्मोमैनोमीटर होता है वो। नाम कितना बड़ा है, स्फिग्मोमैनोमीटर। 45 नंबर क्वेश्चन, द apparatus यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी किसमें को मेजर कौन करता है, लक्स मीटर। लक्स क्या होता है, लुमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए लक्स, लक्स यूनिट उसकी है। लक्स क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है लक्स, और पूरा इंस्ट्रूमेंट का नाम लक्स मीटर। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, रडार इज यूज्ड फॉर। रडार किस काम आता है, determining the presence and location of object with radio waves। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट वगैरह है, ये स्पेस क्राफ्ट या क्या, जो फाइटर प्लेन है, जैसे कि कोई फाइटर प्लेन हो गया, ये इसकी, ये फाइटर प्लेन हो गया बेसिक सा, इसकी ये विंग वगैरह होगी, और ये ऐसे, ये फ्रंट है, ये बैक साइड है। अब यहाँ पे क्या है, रडार लगा रखा है। रडार क्या करेगा, यहाँ से सोना, ये क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेगा, ये इससे टकरा के वापस आएंगी, इसका डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट कर लेगा, इसकी पोजीशन कैलकुलेट कर लेगा, और उस बेस पे ही यहाँ से मिसाइल फायर करेगा। ठीक है, तो रडार क्या करता है, ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस बताता है और उसकी लोकेशन बताता है, किस लोकेशन पे है। और ये मोस्टली क्या है, मिलिट्री पर्पज़ के लिए बहुत यूज़फुल है। 47 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेजर्ड ऑन रिएक्टर स्केल। तो रिएक्टर स्केल है, उस पर क्या क्या मेजर करते हैं, अर्थक्वेक जो भूकंप आता है उसकी इंटेंसिटी मेजर करते हैं। ठीक है, वो रिएक्टर स्केल, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये किस टाइप का स्केल है, मैग्नीट्यूड स्केल है। मैग्नीट्यूड क्या होता है जी, अब वो ये बताएगा कि ये एक एक का मैग्नीट्यूड है, या दो मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है, या तीन का आया है, या चार का आया। अब इसके अंदर जो टायरनी ये होती है कि जी, वन से जब टू जाते हैं ना, तो आप ये मल्टीप्लाई बाई 10 कर दो, ये 10 टाइम्स क्या है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बढ़ गई है। ये टू का मतलब ये नहीं कि तीन का भूकंप और चार के भूकंप में थोड़ा डिफरेंस होगा, नहीं जी, वो क्या है, 10 टाइम्स अर्थक्वेक की इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई है, 10 गुना ज़्यादा हैवी अर्थक्वेक आया है, मतलब ये। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ये, रिएक्टर स्केल इज यूज फॉर मेजरिंग एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव। एक स्केल होता है और उसको क्या बोलते हैं, मर्केली स्केल। मर्केली स्केल इंटेंसिटी को मेजर करता है, और एम्पलीट्यूड मेजर करता है रिएक्टर स्केल, दोनों ही अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड सिस्मिक वेव। तो ग्राफ होता है सिस्मोग्राफ, उसके ऊपर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी चलती रहती है ऐसे, ये इतनी इंटेंसिटी का है, ये बढ़ गया, और ये कम कम हो गया, डाउन चला गया। ठीक है, ये किसको मेजर करते हैं, सिस्मोग्राफ, सिस्मिक एक्टिविटी, सिस्मिक एक्टिविटी को मेजर करता है। सिस्मिक का ही मतलब क्या होता है, अर्थक्वेक। 50 नंबर क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। फिर वही क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ से क्या है, इंटेंसिटी मेजर करते हैं अर्थक्वेक की, भूकंप की कितनी तीव्रता है, इंटेंसिटी क्या होता है, तीव्रता। 51 नंबर क्वेश्चन, फैथोमीटर इज यूज टू मेजर। फैथोमीटर क्या मेजर करता है, डेप्थ ऑफ सी। ठीक है, सी की डेप्थ मेजर करने के लिए फैथोमीटर यूज होता है। 52 नंबर क्वेश्चन, द एपरेटस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाई। जो कोई झूठ बोल रहे हैं उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, लाई डिटेक्टर क्या होता है, वो पॉलीग्राफ होता है। वो कहीं भी जो क्रिमिनल वगैरह हैं उसकी बेंस वगैरह की जो बीट वगैरह है, हार्ट बीट है, वो सब चेक करने के लिए वो क्या है, क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद पता लगा कि इसकी हार्ट बीट इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, उस सब की मैपिंग करता है,
और वो क्या है, झूठ पकड़ने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट होता है वो। ऐसे ही नारकोटिक टेस्ट होते हैं अलग अलग टाइप के। उसमें क्या है कि आपको एक एनेस्थेसिया दे दिया जाएगा और फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आदमी क्वेश्चन का जवाब मतलब झूठ कब बोलेगा, जब वो मतलब उस कॉन्शियस माइंड में है। और अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आदमी झूठ बोल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो बेसिक प्रिंसिपल है उस चीज़ का। 53 नंबर क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ये क्या है, ये एक एंगुलर डिस्टेंस है, ये थीटा हो गया। इसको मेजर करने के लिए एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में उसको क्या होता है, थियोडोलाइट। सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है थियोडोलाइट। उसको क्या है, वो एंगुलर डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है, थियोडोलाइट होता है। बहुत ही एडवांस आ गया आजकल थियोडोलाइट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन, द सिंपल मशीन हेल्प ए पर्सन इन डूइंग। मशीन का पर्पस क्या होता है कि द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद लेसर फोर्स, कि कम फोर्स से और उस उतना ही अमाउंट का वर्क कर दिया जाए, उसको बोलते हैं मशीन। तो आपने ये देखे होंगे कि कोई भी वेट वगैरह लिफ्ट करने के लिए, वेट लिफ्ट करना है आपको, ये कितने किलो का एक स्टोन है जो ये लिफ्ट करना है, तो आपने या तो आप सिर पे उठाओगे या अपने से उठाओगे तो जोर पड़ेगा। तो इस टाइप से एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लेते हैं, बेसिक जस्ट बेसिक ना। ये आपने एक इस टाइप से एक अरेंजमेंट बनाया और यहाँ पे ऊपर से आपने लोड लगाया, आप इसको इजीली उठा सकते हो। तो ठीक है, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपने किया क्या है, फोर्स तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब भी कभी किसी को कोई नट वगैरह खोलना हो, कोई बोल्ट वगैरह खोलना हो, तो आप अगर रोड जो आपने जिस रोड से खोल रहे हो या स्पैनर से खोल रहे हो, स्पैनर लंबा ले लिया तो आप उस फोर्स को, या वर्क डन है, फोर्स कम लगा के भी उसको ओपन कर सकते हो। उसका रीज़न क्या है कि आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया। ठीक है जी, और कम फोर्स लगा के भी आपने उस नट को खोल दिया। छोटा स्पैनर यूज़ करोगे तो आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए सेंसिटिव बैलेंस, इफ ही इनहेल डीपली द रीडिंग ऑफ बैलेंस इंक्रीज। ठीक है, तो अगर वो सांस अंदर लेता है तो क्या है, रीडिंग ऑफ बैलेंस की जो है वो रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि है, क्योंकि वेट इंक्रीज हो गया उसके ऊपर। ठीक है, वेइंग मशीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। वॉल्यूम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो है एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्या होती है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो। ठीक है, ऐसी यूनिट कौन कौन सी है, मास हो गया, जैसे मास है, उसकी क्या है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है कि ये है 1 kg का मास। ठीक है, इसकी डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन किसकी होती है, डायरेक्शन आप ये है, फोर्स की डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। वॉल्यूम का है, वॉल्यूम है जी स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ, सिंपल है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, या मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। इसी को जी क्या बोलते हैं, न्यूटन। एसआई यूनिट फोर्स की न्यूटन, और सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी, डाइन, DYNE। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी कंजर्वेशन मीन। जो एनर्जी कंजर्वेशन का फर्स्ट लॉ क्या है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट इनटू अनदर स्टेट। तो क्या है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। और यही क्या है, जो एल्बर्ट आइंस्टीन है, उनकी इक्वेशन है E=mc²। वो क्या है कि आप मास को 1 किलोग्राम, 1 किलो का आपने मास ले लिया कोई भी, तो उसको आप एनर्जी में चेंज कर सकते हो। ठीक है, 1 किलोग्राम मास, जैसे कि आपने सुने होंगे कि रेडियो एक्टिव कोई मेटल है, यूरेनियम वगैरह है, उसका पूरा मास आपने एनर्जी में चेंज कर दिया। ठीक है, तो क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। एनर्जी हमेशा एक एनवायरनमेंट में फिक्स होती है, बस उसकी स्टेट चेंज होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ विंड इज, जो विंड है, हवा है, उसकी एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो भी चीज़ मूव कर रही है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, 12 mv
स्क्वायर। एम क्या है? मास। वी क्या है? वेलोसिटी। जिस भी चीज़ की वेलोसिटी होगी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब विंड क्या है? मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है। तो दूसरी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है? वो होती है mgh, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है जी। 50 नंबर क्वेश्चन। इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? ठीक है। तो विंड पावर होती है, पवन चक्की आपने देखी होगी। ठीक है। विंड मिल्स बोलते हैं उसको। तो इस टाइप की पवन, मतलब वो विंड मिल लगी होती है। ठीक है। हवा ने एक साइड पे उसके ऊपर, उसने क्या करा, हवा ने काइनेटिक एनर्जी दी, और वो किस में चेंज होगी? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, रोटर रोटर घूमने लग गया ना उसका, और उससे क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। 61 नंबर क्वेश्चन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज? न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। उसमें क्या है कि ए बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इट मास और इन एक्सलरेशन। क्या है कि एक बॉडी है, या तो वो रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स, बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। यूनिफॉर्म, या तो यूनिफॉर्म स्पीड में रहेगी या रेस्ट में रहेगी। जैसे कि कोई भी है, बॉल वगैरह है, आपने कोई बॉल रखी हुई है रेस्ट के अंदर, तो जब तक आप उसको थ्रो नहीं करोगे, हमेशा वो रेस्ट में रहेगी। या सन है, सन के चारों तरफ अर्थ वगैरह हैं, वो सब उसी स्पीड से मूव कर रहे हैं, उसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, जब तक कि कोई हैवी आइटम या कोई एस्ट्रॉयड वगैरह उसे टच नहीं करता है, तब तक। वो क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। कि मैं जिस स्टेट में हूँ उसी स्टेट में रहना चाहूँगी, जब तक कि कोई एक्स्ट्रा से, बाहर से कोई प्रेशर वगैरह नहीं लग रहा, बाहर से कोई फोर्स वगैरह नहीं लग रहा। ठीक है। और जैसे इसका एग्जांपल क्या होता है कि हम बस, चलती हुई बस के अंदर बैठे हैं, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए, एकदम सडनली उसने ब्रेक लगा दिए, तो सारी जो मतलब पैसेंजर वगैरह हैं वो आगे की तरफ इंक्लाइन हो जाएंगे। वैसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर थी। ठीक है। जो बस की स्पीड थी, हम उसी स्पीड से मूव कर रहे थे। एकदम ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, हमारी बॉडी क्या है? उसी स्टेट में रहना चाह रही थी, और उस स्टेट में रहने के लिए वो आगे की तरफ झुकी। ठीक है। तो वो लॉ ऑफ इनर्शिया की एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन। एज द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग, द हेड ऑफ पैसेंजर सिटिंग इनसाइड लीन बैकवर्ड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये भी वही है। अगर सडनली ब्रेक लगाएंगे तो आगे की तरफ झुकेंगे कोई भी, और सडनली स्टार्ट होगी तो पीछे की तरफ जाएगी कोई बॉडी। ठीक है। ये क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड बिकॉज ऑफ। जो आइस है, बर्फ़ है, उस पर चलना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि हमारी फिट हैं, जो जो हमारे पैर हैं, और ये है बर्फ़ के ऊपर, इनकी ग्रिप नहीं बनती, फ्रिक्शन नहीं कर पाते। ठीक है। जो हमारा ये फिट है, ये आइस है, इसके ऊपर ये जब तक ग्रिप नहीं होगी बीच में, ठीक है, जब तक ग्रिप नहीं होगी, फ्रिक्शन नहीं होगा, आप मूव नहीं कर सकते उसके ऊपर। आइस हैज़ लेस फ्रिक्शन देन दी रोड। बस 64 नंबर क्वेश्चन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस लॉ वाज गिवन बाय न्यूटन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और इसकी एप्लीकेशन का है कि आप किसी, जो शिप है या कोई, मतलब कोई नाव वगैरह है, उससे किनारे पे नाव आई, आप इससे एक पैर यहाँ है आपका, इससे उतर रहे हो आप। ठीक है। तो नाव क्या है? बैक साइड में जाएगी। ठीक है। उसका क्या है रीज़न? कि आपने एक्शन लिया आगे वाली साइड, तो उसकी रिएक्शन क्या आएगी? बैक वाली साइड। 65 नंबर क्वेश्चन। साइकिल एंड कार यूज्ड बॉल बेरिंग। जो कार वगैरह है उसके अंदर बॉल बेरिंग क्या होता है? बेरिंग क्या होता है? द इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज रिड्यूस। क्योंकि कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट है, व्हील, बॉल बेरिंग के अंदर बॉल है ना, छोटी छोटी बॉल होती हैं, जैसे ये बेरिंग है, इसके अंदर एक इनर है, एक आउटर है, रिंग है, और उनके बीच में बॉल बेरिंग लगे होते हैं ऐसे। अब इन बॉल बेरिंग का पर्पज़ क्या होता है? रोटेशन के से फ्रिक्शन को कम करना। ठीक है। ये रोटेट करते रहेंगे, एरिया वो कम है, तो ये रोटेट करेंगे, और इससे क्या है? फ्रिक्शन कम होगा, इसलिए बॉल बेरिंग यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन। ए बैट्समैन हिट ए क्रिकेट बॉल विद विद दैम रोल ऑन लेवल ग्राउंड,
आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम टू रेस्ट, द बॉल स्लो टू स्टॉप बिकॉज, कुछ टाइम के बाद बॉल रुक गई, किसी बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और वो बॉल बाउंड्री लाइन से पहले रुक गई या कहीं भी जाकर रुक गई। उसका रीज़न क्या है कि उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगा, देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल द पोजिंग द मोशन। अब फ्रिक्शन फोर्स कैसे होता है, ये बॉडी है, ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, पी इस पे लोड लगा, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स मूव करेगा, ये हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय चर्निंग इज ड्यू टू, तो दूध वगैरह होगा आपके घरों में, आपने देखा होगा कि दूध से क्रीम वगैरह या घी निकालने के लिए तो उसको मथते हैं या चर्निंग करते हैं उसकी, ठीक है, कंटेनर के अंदर। तो वैसे एक व्हील लगा होता है इस शेप में, इस शेप का व्हील लगा होता है, यहाँ से इसको रोटेशन दिया, घुमाया, तो उससे क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो लिक्विड है उस पर सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर वाली साइड लगता है, सेंट्रीपिटल अंदर लगता है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगा तो सारा जो घी है वो अलग हो जाएगा और उसके अंदर से जो बटर है या लस्सी है वो अलग हो जाएगी, ठीक है जी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो चरने की वजह से क्रीम निकलती है। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन, दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, ऐसे वॉशिंग मशीन है उसके अंदर जो आप वॉशिंग वगैरह कर रहे हो, ऐसे एक मतलब व्हील है जो भी है उसको घुमा रहा है उस चीज़ को, और आउटर साइड में फोर्स लग रहा है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कपड़े धुल रहे हैं। 69, वो अमंग द फॉलोइंग एंटिसिपेटेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू अर्थ, तो न्यूटन है, इनसे पहले हमारे ग्रेट साइंटिस्ट हैं ब्रह्मगुप्त, उन्होंने ये बता दिया था कि हर चीज़ है जो वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अर्थ की साइड आके गिरना चाह रही है, अर्थ की तरफ आती है, ठीक है। जो भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं, ठीक है, जिनका मास अर्थ के इक्विवेलेंट है या अर्थ से ज़्यादा है, वो ग्रेविटेशन फोर्स लगाती हैं। इवन दो छोटी चीज़ें भी ग्रेविटेशन फोर्स लगाती हैं, लेकिन वो इतना कम होता है कि वो हम उसको देख नहीं सकते, ठीक है, या उसको महसूस नहीं कर सकते। और ये बात ब्रह्मगुप्त ने हमारे ग्रेट साइंटिस्ट ने पहले बता दी थी। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन, वो गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की थ्योरी है वो न्यूटन के जो लॉ हैं, वन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उनसे क्या है, न्यूटन ने बताया कि कोई भी बॉडी, जैसे उनके सिर के ऊपर एप्पल आके गिरा था, सेब उनके सिर पे आके गिरा था, तो उन्होंने बताया कि सेब अर्थ की साइड ही क्यों आया, ये सेब चाहता तो ऊपर वाली साइड भी चला जाता, चाहता तो ऊपर वाली साइड भी जा सकता था ना, तो अर्थ के अंदर कुछ तो ऐसा फोर्स है या जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है उस एप्पल को, ठीक है, इस एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है फोर्स, इसलिए उन्होंने बताया कि अर्थ के अंदर ग्रेविटी है, ठीक है। तो लाइफ में कुछ भी हो रहा है आपको ये पता होना चाहिए उसकी वो ऐसा ही क्यों हुआ, चाहता तो कुछ और हो जाता, तो जो इतना सोच लेता है ना वही साइंटिस्ट होता है। आप चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें, मैंने एक चीज़ को पे गौर ही नहीं किया कि वो है क्या चीज़, और कुछ साइंटिस्ट ऐसे होते हैं कि हर चीज़ का रीजन जानना चाहते हैं कि वो ऐसा ही क्यों हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, वो प्रोपाउंडेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, आपने फॉर्मूला सुना होगा, G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर, ठीक है, ये क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला है। कोई भी बॉडी कितना फोर्स लगाएगी डिपेंड किस पे करता है, फर्स्ट बॉडी का मास और सेकंड बॉडी का मास, उनका मल्टीप्लिकेशन, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है उनका, उनसे नीचे से डिवाइड कर देंगे उसको, तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना फोर्स क्या है ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊपर वाली साइड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स किसके, मास के। और ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, बीच का डिस्टेंस, जैसे ये बॉडी एक होगी, ये बॉडी दो होगी, इनके बीच का डिस्टेंस आर था, ठीक है, फर्स्ट का मास m1, सेकंड का मास m2, ठीक है। तो जितनी बड़ी बड़ी बॉडी होंगी वो एक दूसरे पर ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, और जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ही कम फोर्स कम होता जाएगा ग्रेविटेशन, ठीक है, क्योंकि आर है रेडियस, ये नीचे वाली साइड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन,
एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, दिस इज बिकॉज जो एस्ट्रोनॉट वगैरह हैं जो मतलब स्पेस मिशंस वगैरह में जाते हैं वो सीधे नहीं खड़े रह सकते हैं स्पेस में। उसका रीज़न क्या है कि देर इज़ नो ग्रेविटी। ग्रेविटी ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम सीधा खड़े रह रहे हैं। ठीक है, अर्थ के ऊपर हम सीधा किस लिए रह रहे हैं कि अर्थ के अंदर ग्रेविटी है। ग्रेविटी ना होती तो जैसे वैक्यूम में या जहाँ की ग्रेविटी है नहीं वहाँ पे कोई भी बॉडी लिफ्ट कर जाएगी अपने आप। ठीक है, तो स्पेस में यही प्रॉब्लम आती है कि आप सीधा नहीं रह खड़ा रह सकते। 73rd नंबर क्वेश्चन, इफ एन एप्पल इज रिलीज फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेसशिप, तो कोई भी स्पेसशिप है जैसे अर्थ है इसके चारों तरफ कोई भी स्पेसशिप घूम रही है, ठीक है, या कोई भी सेटेलाइट है, वहाँ से एप्पल रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, मूव अलोंग विद द स्पेसशिप एट द सेम स्पीड। तो जिस स्पीड से वो स्पेसशिप था चल रहा था, यहाँ से हमने एप्पल थ्रो करा इस साइड, छोटा सा एप्पल डॉट बना देता हूँ मैं, इसकी स्पीड वी थी, इसकी वेलोसिटी वी थी, तो एप्पल की वेलोसिटी भी, एप्पल भी उसी स्पीड से घूमने लग जाएगा वी वेलोसिटी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीनिंग टावर ऑफ पिसा, पिसा की झुकी हुई मीनारें डज नॉट फॉल बिकॉज, जो पिसा की मीनारें हैं वो गिरती क्यों नहीं है। ठीक है, वो क्या है, झुकी हुई है, एक ऐसे कुछ सर्टेन एंगल है, वो सीधी नहीं है, एक एंगल के ऊपर झुकी हुई है। गिरती इसलिए नहीं है कि जो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बैलेंस है। ठीक है, वो इसके बेस से पास हो रहा है। ठीक है, द वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टावर फॉल्स विद इन इट्स बेस, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जाके बॉडी का पूरा मास लाई करता है। कोई भी बॉडी है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, आपने ये रेक्टेंगल ले ली, इसका सारा सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इस पॉइंट पे लोकेट है सारा सारा सेंटर ऑफ मास। स्फीयर है या सर्कल है, उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में लोकेट होता है। ऐसे जो पिसा की जो मीनारेट हैं, तो वो क्या है, वो टावर गिर क्यों नहीं रहे, इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो बैलेंस है बिल्कुल, और वो उसकी जो लाइन पास कर रही है वर्टिकल लाइन, वो इस बेस से पास हो रही है, इसके बेस से थोड़ी सी अगर इस साइड से पास होती है वो लाइन, तो ये इस साइड गिर जाती है। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वट इज इट इज नाउ, तो अर्थ है और सन है, उन दोनों का कोई कुछ डिस्टेंस है, ये डी मान लिया मैंने। इस डिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे, डी बाई ट्वाइस कर दिया, 2D कर दिया मैंने इसको, 2D डिस्टेंस कर दिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द अर्थ बाय द सन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ये फॉर्मूला जो मैंने बताया था ना, जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो मास तो दोनों का सेम रहा, अर्थ का मास क्या है, सन का मास क्या है, m1 सेम, m2 सेम, लेकिन चेंज क्या हुआ, दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज कर दिया हमने, डिस्टेंस डबल कर दिया। तो यहाँ 2, पहले आर था, अब 2r कर दिया, तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4। ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया, कितना ग्रेविटेशन फोर्स बचा, फोर्स 1/4 हो गया, 1/4 ऑफ द वट इज इट इज नाउ। दोबारा समझते हैं इसको क्या है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स किस पे डिपेंड करता है, इसके मास पे, दोनों ऑब्जेक्ट के मास पे, और उनके बीच के डिस्टेंस पे। मास क्या है, m1 m2 अपर वाली साइड है फॉर्मूला में। ठीक है, तो फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, या बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस पहले d था, अब क्या है, 2D हो गया, तो नीचे 2D करता हूँ मैं, 2D उसका होल स्क्वायर, तो क्या आ गया, 1/4 आ गया। तो फोर्स क्या हुआ हमारा, 1/4 हो गया। ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अबोव, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से गिर रहा है, इट्स वेट रिमेन सेम। ठीक है, उसका वेट क्या है, वो सेम रहता है। एक्चुअली यहाँ मास आना चाहिए था यार। ठीक है जी, मास आना चाहिए था, किसी ने गलती कर रखी है क्वेश्चन में, क्योंकि वेट चेंज होता है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, आप किसी ऐसे प्लानट पे चले गए, किसी ऐसे ग्रह पे चले गए जहाँ पे ग्रेविटी बिल्कुल ही नहीं है, तो उस बॉडी का मास तो रहेगा, लेकिन उससे ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी जीरो होगी, तो वेट भी जीरो होगा। मतलब आप हवा में आ जाओगे, बिल्कुल उछल जाओगे, बिल्कुल आपके ग्राउंड से फिट टच ही नहीं करेंगे आप, फिट
ग्राउंड से ऊपर ही रहोगे। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन, इफ द पीस ऑफ इक्वल साइज ऑफ वुड, वैक्स एंड आयरन फॉलिंग फ्रॉम द सेम हाइट। ठीक है, सेम साइज के लकड़ी है, वैक्स है मतलब मोम है, या आयरन है, वो सेम हाइट से गिर रहे हैं। ये कोई हाइट है, इससे तीन ऑब्जेक्ट हैं, एक, दो और तीन, तीनों एक हाइट से गिर रहे हैं। ठीक है, इस हाइट से नीचे आ रहे हैं। विच वन विल रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ फर्स्ट। ठीक है, अभी क्या है, अर्थ पे सबसे पहले कौन सा गिरेगा। ठीक है, अब ये चीज़ इसके किसी के साइज के ऊपर डिपेंड करती ही नहीं है। चाहे आप ये मानो कि 1,000 करोड़ टन की कोई एस्ट्रॉयड हो, मतलब कोई भी क्षुद्र ग्रह हो या मेटराइट हो, वो अर्थ पे गिर रहा है, या 1 kg का कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, वो अर्थ पे गिर रहा है ऊपर से नीचे, वो दोनों ही सेम टाइम पे गिरेंगे। अगर वो एक हाइट से गिर रहे हैं तो दोनों ही सेम टाइम पे गिरेंगे, चाहे उनका वेट कितना भी हो। ठीक है जी, ऐसा क्यों है, क्योंकि ग्रेविटी दोनों पे सेम लग रही है। ठीक है, ग्रेविटी वहाँ पे क्या है, सेम है, ग्रेविटी GRAVIT। 78 नंबर क्वेश्चन, द टू बॉल्स ऑफ आयरन एंड वुड ऑफ सेम वेट, ये सेम टू सेम आ गया, ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट इन द एयर। अब एयर है तो एयर के अंदर डिफरेंट रहेगा, वैक्यूम के अंदर ये मैंने पहले जो एग्जांपल बताया था ना, ये वैक्यूम वैक्यूम का एग्जांपल है। क्या है, जिसके अंदर एयर वगैरह का फ्रिक्शन नहीं है। अगर एयर का फ्रिक्शन है तो वुडन बॉल फॉल लेटर, क्योंकि वुडन बॉल हल्की है ना, तो उस पर क्या है, एयर का इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन, 79, द वेट ऑफ एनी बॉडी इज, किसी बॉडी का जो वेट है वो मैक्सिमम का होगा पोल के ऊपर। जैसे ये अर्थ है, इसके दो पोल हैं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, एंड दिस इज इक्वेटर, सेंट्रल लाइन जो कट करती है अर्थ को। ठीक है, इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होती है इक्वेटर पे। ठीक है, और पोल के ऊपर ग्रेविटी मैक्सिमम होती है। ठीक है जी, पोल्स के ऊपर ग्रेविटी हमेशा मैक्सिमम होती है, इसको आप याद रखिए। इसका रीजन हाइट से, इसका फॉर्मूला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, अगर जहाँ पे ग्रेविटी हाईएस्ट होगी वहीं पे वेट हाईएस्ट होगा, क्योंकि वेट का फॉर्मूला मैंने बताया था ना अभी, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी। अभी मास तो सेम होता है, आप यहाँ से अब मार्स पे चले जाओ और मून पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपका वेट फिक्स रहेगा। चेंज क्या हो रहा है, चेंज ग्रेविटी चेंज हो रही है, और ग्रेविटी के चेंज होने से ही आपका वेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप हमेशा याद रखिए कि मास हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा, चेंज क्या हो रहा है, वेट चेंज हो रहा है। और वेट क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि उस जगह की ग्रेविटी चेंज हो रही है। और पोल के ऊपर हाईएस्ट ग्रेविटी बताई है मैंने अर्थ पे, तो क्या है, तो वेट भी मैक्सिमम वहीं पे हो। ओके जी, आपका सब समझे इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए डेस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक विल बी, कोई भी अर्थक्वेक है उसका एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, बहुत सिंपल है ये, जो 1 न्यूटन है ना, वो क्या है 10⁵ डाइन के इक्विवेलेंट होता है, 10⁵ डाइन, या एग्जैक्ट 10⁵ डाइन नहीं होता वो 980 या 9.8 की पावर 5 के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो बस वही है 980। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.8, ग्रेविटी की वैल्यू, ये आप याद रख लो, याद रखने की चीज़ है 9.8। ठीक है, या कई जगह 10 लिखा मिलेगा आपको, कई जगह 9.8 है, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 लिखा गया, और मोस्टली ये 9.8 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटलेसनेस क्या आते हैं, वेटलेसनेस मैंने अभी इसी क्वेश्चन में बताया था। वेट क्या है, मास इंटू ग्रेविटी। मास तो फिक्स है हर जगह, आप हमारी बॉडी का मास हर जगह फिक्स रहेगा, चेंज क्या हो रहा है, ग्रेविटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो उसने पूछा है वेट लेसनेस, किस चीज़ में वेट नहीं है, वेट जीरो कब होगा, जीरो इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी, उसकी वैल्यू जीरो होगी तभी वेट जीरो होगा। ठीक है जी, तो जीरो ग्रेविटी होगी तभी कोई बॉडी वेटलेसनेस बॉडी चाहिए, मतलब उस बॉडी का कोई वेट ही नहीं है।
नेक्स्ट 83rd नंबर क्वेश्चन। अर्थ ट्रेवल इन इट्स ऑर्बिट एट ए स्पीड ऑफ अप्रोक्स 4400 किलोमीटर पर आवर। वाई डू वी नॉट फील दिस हाई स्पीड। हम अर्थ है वो 4400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वेलोसिटी से, एक्चुअल क्या है वेलोसिटी, उससे क्या है ट्रैवल कर रही है, रोटेशन कर रही है वो। ठीक है, और हमें फील क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, अभी ये वो बड़ी बात है कि हम शिप के अंदर बैठे हैं। ठीक है, तो शिप के अंदर हमारी स्पीड, हम शिप में हैं तो हमारी स्पीड जो शिप शिप की स्पीड है ना, उसी स्पीड से हम मूव कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। आवर रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ अलोंग द अर्थ ऑर्बिट इज जीरो। रिलेटिव स्पीड क्या है, मैं यहाँ पे हूँ, इस जगह पे मैं हूँ। ठीक है, और अर्थ मूव कर रही है एक 4400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और मैं भी मूव कर रहा हूँ ऐसे, घूम रहा है ना, तो मैं भी 4400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहा हूँ, 4400 किलोमीटर। ठीक है, तो मेरी और इसकी रिलेटिव स्पीड क्या है, कोई भी दो चीज़ है एक डायरेक्शन में जा रही है, दोनों की स्पीड यहाँ पे मानो ट्रेन है, तो ये भी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ये भी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो आप ट्रेन में देखोगे कि मेरे जो खिड़की है, विंडो है, उसके सामने जो लड़की है, वही लड़की मेरे को हमेशा दिखाई देती रहेगी पूरी जर्नी के दौरान। अब जब तक इन दोनों ट्रेन में से किसी एक की स्पीड इंक्रीज नहीं होगी, तब तक मुझे वही देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप ये समझिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। द अर्थ ट्रेवल इन इट्स ऑर्बिट एट ए स्पीड ऑफ अप्रोक्स, हो गया नहीं क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ सडनली, क्या कुछ मिस हो गया इसमें। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ सडनली, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बिकम जीरो बट द मास विल रिमेन द सेम। ये इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स जीरो हो गया है, वो उसी फॉर्मूला से एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। ठीक है, तो इसने अर्थ एकदम रुक गई, इसका फो तो इसकी जीरो हो गया ग्रेविटेशन फोर्स ना, तो क्या है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बिकम जीरो। तो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो जीरो हो जाएगा, और बट मास रहेगा उसका सेम ना। ये बहुत सिंपल है। 85th नंबर क्वेश्चन। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो अर्थ के ऊपर गिर क्यों नहीं रहा, किस वजह से, द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, कि अर्थ का जो अट्रैक्शन है उस वजह से वो गिर नहीं रहा उसके ऊपर, नहीं तो कब का फॉल कर चुका होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन एक पूछ लेता हूँ मैं कि अर्थ से कोई भी सेटेलाइट भेजने के लिए बाहर, कि वो किसी भी ऑर्बिट के लिए, ऑर्बिट है इसके चारों तरफ, जहाँ वो ऑर्बिट घूमता रहे, इस ऑर्बिट में घूमता रहेगा। ठीक है, यहाँ से मेरे को यहाँ भेजने के लिए कितनी स्पीड देनी पड़ेगी कि वो ऑब्जेक्ट वापस ना आए, वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड अगर आपने किसी सेटेलाइट को दे दी, तो वो क्या है उस ऑर्बिट में जाके रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन। सेटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इट इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी मैंने क्या बताया था, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, अंदर की साइड, टुवार्ड्स इनसाइड। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तभी तो कोई चीज़ अर्थ के अराउंड घूम रही है। टुवार्ड्स सेंटर, जो केंद्र है उसकी तरफ कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीफ्यूगल कौन सा होता है, जो बाहर की तरफ लग रहा है। ठीक है, इस बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है अंदर की साइड सेटेलाइट के ऊपर, तभी वो अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। 87 नंबर क्वेश्चन। जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट, जियो सिंक्रोनस क्या होता है, जियो अर्थ, सिंक्रोनस मतलब उसी स्पीड से, continuously active in its orbit due to centripetal force which is obtained by the gravitational force on the satellite। अब क्या होता है, एग्जांपल वही लेते हैं, अर्थ का चारों तरफ ये सेटेलाइट है, यहाँ इसके चारों तरफ घूम रहा है, इस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में से मूव कर रहा है ऐसे। ठीक है, ये अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से अंदर की साइड इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तभी वो इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है। और जियो सिंक्रोनस क्या होता है कि आप क्या, मतलब जिस अर्थ भी है, ये भी ऐसे घूम रही है मान लो,
ये ऐसे रोटेशन कर रही है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है मान लो, और सैटेलाइट भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसी स्पीड से। तो हमेशा, अभी मैं क्या है, मैं इंडिया से हूँ ना, तो इंडिया की पिक्चर ही मैं देखना चाह रहा हूँ कि सैटेलाइट से हर टाइम सुबह शाम तक उस एरिया की, जैसे कि आपको कश्मीर के एरिया के ऊपर फोकस रखना किसी सैटेलाइट को, तो अर्थ जिस स्पीड से घूम रही है उसी स्पीड से वो सैटेलाइट अगर घूमेगा तभी वो जियो सिंक्रोनस होगा, कंटिन्यूस उसी जगह के घूमेगा। अब ऐसा हुआ कि अर्थ तो पूरी घूम गई और ये सैटेलाइट की स्पीड कम है, तो ये धीरे धीरे पीछे पीछे चल रहा है, तो क्या है, उस जगह की एक्चुअल जिस जगह पे रोकना है ना उसकी वो पिक्चर नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन। इफ ए पर्सन सिटिंग इन ए लिफ्ट, देन व्हेन ही फील दैट हिज वेट गेट इंक्रीज, वेट, उसका वेट इंक्रीज हो गया एलिवेटर में, व्हेन द एलिवेटर गोइंग अपवर्ड, एलिवेटर क्या है, लिफ्ट, ये एक लिफ्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं इतना अच्छा बताऊंगा कि आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है या आप इसके अंदर खड़े हो, ठीक है, या तो ये ऊपर जा रही होगी या ये नीचे आ रही होगी, ठीक है। लिफ्ट आपने कभी देखा होगा कि लिफ्ट का कोई, ये अजूम कर लो कि लिफ्ट है, ये किसी वायर के सहारे ऊपर नीचे जा रही है, एकदम ये वायर टूट गया, तो आप, ये वेटलेसनेस कंडीशन में नीचे गिरेगी, और उस कंडीशन में आपको अपना वेट फील नहीं होगा क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, इसलिए आपको अपना वेट भी फील नहीं होगा। आपका वेट क्या हो जाएगा, जीरो, अगर वो ऊपर से नीचे फ्रीली फॉल कर रही है, ठीक है। फ्रीली फॉल कर का मतलब क्या है, उसका वायर टूट गया और लिफ्ट धड़ाम से नीचे आ रही है, तो आपको ये लगेगा, आप, आपका सिर यहाँ जाके टकरा जाएगा, इसके यहाँ आपका हेड टच हो जाएगा इसके अपर साइड में, ठीक है, क्योंकि वेट नीचे जाती है ना, तो वेट कम होता है, ऊपर वाली साइड आप जाओगे तो वेट इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही अगर लिफ्ट ऊपर की साइड जा रही है तो आपका वेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, लिफ्ट पे एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन। द टाइम पीरियड ऑफ एन पेंडुलम, जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड इस पर डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। पेंडुलम आपको पता है ना, ये पेंडुलम है, इस पे ये बॉल, बॉल है, ये कैसे, ये ऐसे स्विंग कर रही है, टक 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 टक, ऐसे ऐसे स्विंग कर रही है, ठीक है, ये पेंडुलम है। ये आप ऐसे पेंडुलम मान लीजिए सिंपल सा। तो यहाँ की जो बॉल है उसकी दो एक्सट्रीम कंडीशन होगी, एक तो वो यहाँ से यहाँ आएगी, ठीक है, एक इस कंडीशन में आएगी, ये एक्सट्रीम कंडीशन होगी, एक तो बाहर की साइड और फिर यहाँ से इस साइड। तो एक इस पे डिपेंड करता है, इस लेंथ पे डिपेंड करता है कि बॉल के सेंटर से और यहाँ जो ये हिंज है यहाँ की लेंथ कितनी है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, 2 पाई रूट L/G, 2 पाई रूट L/G, ठीक है। टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता है पेंडुलम में, इस फॉर्मूला को याद रखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो टाइम पीरियड है T = 2 पाई रूट L/G, एल क्या है, लेंथ, तो लेंथ पे डिपेंड करता है। वो क्वेश्चन भी आपने देखा होगा कि कोई लड़की है, वो झूला झूल रही है, ठीक है, और वो खड़ी होगी एकदम उसके ऊपर, झूले के ऊपर, तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट आएगा, तो इस फॉर्मूला से सॉल्व हो रहा है वो, कुछ नहीं है कि ये डिस्टेंस है, ये चेंज होने से टाइम पीरियड के ऊपर क्या चेंज आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन। वाई डू पेंडुलम क्लॉक यूजुअली लूज टाइम इन समर, तो जो पेंडुलम क्लॉक है वो समर में टाइम लूज क्यों कर देती है, इसी फॉर्मूला पे जाओ आप। समर के अंदर कोई भी चीज़ है वो क्या है, इलोंगेट हो जाती है, लंबी हो जाती है वो चीज़, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर बढ़ने से। तो टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ बढ़ गई, तो टाइम के ऊपर क्या है, टाइम डिलेशन हो गया, टाइम बढ़ गया, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ ही गया लो। ए गर्ल इज स्विंगिंग ऑन ए स्विंग इन सिटिंग पोजिशन, कोई गर्ल है वो इस झूले के ऊपर, ही झूला मान लो या कोई भी चीज़ मान लो, वो ऐसे झूल रही है इसके ऊपर, ऐसे, ठीक है। अब ये पहले बैठी थी, अब ये खड़ी होगी, वैन द गर्ल स्टैंड अप, ठीक है, द पीरियड ऑफ द स्विंग विल बी शॉर्टर, टाइम है वो कम कैसे हो गया, क्योंकि जो लेंथ है वो कम होगी, यहाँ से सेंटर की लेंथ है वो कम होगी, इस वजह से क्या है, टाइम पीरियड कम हो गया। बहुत सिंपल कंसेप्ट, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको देखना भी नहीं पड़ेगा कभी दोबारा। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन। ए पेंडुलम क्लॉक कैन रन फास्टर इन विंटर, क्योंकि विंटर के अंदर क्या है, समर में क्या होता है, समर में जैसे ही कोई, ये कोई मेटल लगा हुआ हो, इस पे टेम्परेचर आया,
तो ये क्या है, इलोंगेट करके अब ये इसकी हाइट, इसकी लेंथ इतनी और बढ़ गई। ठीक है, पहले एल थी, इसमें डेल एल और बढ़ गया, डेल्टा एल इसमें इंक्रीज होगी समर में। विंटर में क्या होता है, जो लेंथ है पहले एल थी इतनी, सर्दियों में थोड़ी सी कम हो जाती है लेंथ। ठीक है, और वो इस फॉर्मूला में पुट करो, लेंथ चेंज टाइम पीरियड चेंज। ओके जी, तो विंटर में लेंथ इंक्रीज तो टाइम इंक्रीज, और ना सॉरी समर में, और विंटर के अंदर वो अपोजिट हो गया, उसका रेसिप्रोकल हो गया। ये क्वेश्चन भी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया। अर्थ एस्केप स्पीड वेलोसिटी कितनी है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर निकलने के लिए 11.2, अगर वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव करेगा, तब वो अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स से ही बाहर जा सकता है। ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए। तो ये फैक्ट आप याद रखिए, 11.2। 94 नंबर क्वेश्चन, what will happen if an object is thrown into space with the speed of 8 किलोमीटर पर सेकंड? इट विल रिटर्न टू अर्थ। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि वेलोसिटी अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ज़्यादा होगी तभी वो बाहर निकल सकती है, अगर 11 भी हुई तो वापस आके अर्थ के ऊपर गिर जाएगी धड़ाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर इज नो एटमोसफेयर ऑन द मून, अगर जो मून है उसके ऊपर एटमोसफेयर नहीं होता तो क्या होता? द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ऑन इट इज लेस देन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ठीक है, तो कहीं भी अगर, जिस भी जगह पे मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, उसका रीज़न क्या है कि ग्रेविटी अगर आपके अंदर नहीं है, अर्थ पे एटमॉस्फेयर क्यों है बताता हूँ आपको। साइंस है, अर्थ है ये, इसके ऊपर मैंने लेयर बताई थी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और आइनोस्फेयर। ये लेयर क्यों है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी है जी, इसलिए क्या है, जो एयर के मॉलिक्यूल हैं वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसको छोड़ के बाहर नहीं जा पा रहे। मून के साथ क्या प्रॉब्लम है, उसकी ग्रेविटी नहीं है, इसलिए उसका एनवायरनमेंट भी नहीं है, और इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या है, चले जाते हैं दूर, जो भी गैसेस वैसेस हैं उसके एटमॉस्फेयर को छोड़ के बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि मून की ग्रेविटी नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, की वेट जीरो, इस कंडीशन में द साइज ऑफ कैंडल फ्लेम विल बी स्फेरिकल। कोई भी बॉडी है वो, अब उसका नेचुरल बिहेवियर क्या है कि जैसे आपने कोई स्प्रे किया, ये यहाँ से कोई चीज़ स्प्रे करी, ठीक है, तो उसकी ड्रॉपलेट बन जाती है। कोई भी बॉडी मिनिमम से मिनिमम एरिया घेरने की कोशिश करेगी। ठीक है, उस कंडीशन में क्या है, और मिनिमम एरिया किसी भी चीज़ का क्या हो सकता है, वो होता है स्फेयर। ये राउंड जो चीज़ है ना, इसका मिनिमम एरिया है, मिनिमम। जो सर्कल होता है उसका एरिया सबसे मिनिमम होता है उसी डायमेंशन का, अगर कुछ और ले लेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, जो रेन ड्रॉप होती है, ठीक है, जो बारिश की बूंद होती है, उसका स्फेरिकल शेप के होता है, उसमें सरफेस टेंशन लगता है अंदर की साइड, ऐसे, ऐसे अंदर की साइड सरफेस टेंशन लगता है। ठीक है, इसलिए वो स्फेयर के शेप में होती है, राउंड शेप में होती है। 98 नंबर क्वेश्चन, ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल इन शेप, सरफेस टेंशन सेम रिपीटेड, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया। ये मैंने बताया ना कि कोई भी चीज़ है वो मिनिमम एरिया घेरने की कोशिश करेगी, मिनिमम एरिया। ठीक है, उसकी टेंडेंसी ये होती है कि वो मिनिमम एरिया लेने की कोशिश करेगी हमेशा। ठीक है, तो मिनिमम एरिया किसी चीज़ का क्या होता है, स्फेयर होता है, मतलब राउंड चीज़ का एरिया सबसे कम होता है। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन, ऑयल स्प्रेड ऑन वाटर सरफेस, कोई वाटर सरफेस है ऐसे, ठीक है, उसके ऊपर ऑयल गिर गया ऐसे, ये ऑयल गिर गया, नीचे वाला वाटर है, ऊपर वाला ऑयल है। ठीक है, तो ऊपर क्यों है ये, ऑयल स्प्रेड ऑन वाटर सरफेस, पूरे के ऊपर ऑयल कैसे फैलता है, क्योंकि सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर, जो ऑयल है उसका सरफेस टेंशन वाटर से कम होता है। ठीक है, इसलिए वो उसके ऊपर तैरता है। अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाई लेंथ, फोर्स डिवाइड बाई लेंथ।
अब आपने कई बार क्या देखा होगा कि जो मॉस्किटोज वगैरह हैं, मच्छर होते हैं, वो पानी के ऊपर क्या है, अपने एग ले कर देते हैं। ये एग है, ये मॉस्किटो एग है, ठीक है। तो जो हेल्थ की टीम वगैरह आती है, ठीक है, वो क्या बोलती है आपको कि आप इसके अंदर कुछ कैरोसिन ऑयल डाल दो, जो कूलर वगैरह है या कुछ भी है, या तो आप उसका पानी चेंज कर दो, ठीक है। अभी पानी नहीं चेंज कर पा रहे, तो कुछ बूंद उसके अंदर कैरोसिन डाल दो। कैरोसिन डालने से क्या है, ये जो एग है ना, ये सारे के सारे, ये जो वाटर की लेयर है, जिसका सरफेस टेंशन है यहाँ से, ठीक है, ये सरफेस टेंशन है, इस वजह से ही इसके ऊपर रुक पा रहे हैं। जैसे आपने कैरोसिन डाला, कैरोसिन का सरफेस टेंशन क्या है, कम है, और वो वाटर का कम कर देगी, मिक्स होगी तो इस वजह से क्या है, ये सारे एग हैं जो अंडे हैं उसके, मॉस्किटो के नीचे डूब जाएंगे, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि जी, वाटर की लेयर होती है एक, ठीक है, वो उसके ऊपर कोई भी चीज़ रुक जाती है, जैसे मॉस्किटो के अंडे रुक गए, तो उसको नीचे डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा मिक्सचर आपको ऐड करना पड़ेगा जिससे इसका सरफेस टेंशन कम हो जाए, ठीक है जी। तो हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए, और विद कंसेप्ट पूरे किए मैंने, ये नहीं कि आपको जस्ट क्वेश्चन बता दिए कि ये यहाँ से पढ़ा और आगे वाली लाइन बता दी। बिल्कुल फॉर्मूला बताए हैं, और एक एक चीज़ आपको कंसेप्ट बताया है कि आप उसको याद कैसे रहेंगे, आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए कैसे रहेगी। चाहे आप उसको आज देख लो, 2 बार रिपीट कर दो, मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूँ कि आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको आपको हमेशा याद रहेगा वो। किसी भी चीज़ को क्रैमिंग मत करो, उसके बेसिक फैक्ट के ऊपर जाओ, उसको बेसिक कंसेप्ट देखो क्या है, और उसको हमेशा याद रखोगे फिर आपको, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद।